हमारी दोनों जिला कांग्रेस कमेटी के सम्मानित अध्यक्षगण, हमारी नेता और करोड़ों करोड़ों भारतवासी, जिनमें दूसरी इंदिरा गांधी को देख के कभी इस देश ने इंदिरा गांधी को दुर्गा कहा था, क्योंकि वो भारत के स्वाभिमान की प्रतीक थी। और आज प्रियंका जी, जिस तरीके से आप महिला स्वाभिमान के लिए, जुल्म और ज्यादती से शिकार लोगों के स्वाभिमान की रक्षा के लिए लड़ रही हैं, तो हमारी उम्र के लोगों को आप में भी दुर्गा का वो अंश दिखाई देता है, इंदिरा गांधी जी का वो अंश दिखाई देता है। और मैं इस विशाल जन समुदाय की ओर से और इस समुदाय के माध्यम से लाखों लाख उत्तराखंड के भाई बहनों की तरफ से आपका उत्तराखंड की इस वाणिज्यिक राजधानी में बहुत बहुत स्वागत करता हूं, बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। आप सबसे प्रार्थना है, एक बार जरा जोर से ताली बजा करके, ये श्रीनगर तक आवाज जानी चाहिए आपकी तालियों की। बहुत बहुत स्वागत करता हूं। हमारे अपने सामूहिक विश्वास के प्रतीक देवेंद्र यादव जी, यशपाल आर्य जी, हमारे दोनों सम्मानित पार्टी के उम्मीदवार, जिसमें हमारे छोटे भाई और मेरे बेटे के समान हैं सुमित हृदेश, जो हमारी भविष्य की संभावनाएं हैं, और बगल में काला ढूंगी से जो भाजपा राज को खत्म करने की सौगंध लेकर गांव-गांव घर-घर संघर्ष कर रहे हैं, महेश शर्मा जी, हमारे युवा नेता भाई प्रकाश जोशी जी। बहनों और भाइयों, मैं आप सबको प्रणाम करता हूं, नमन करता हूं। प्रियंका जी, आप देहरादून की धरती में आई, आपने हमारा घोषणा पत्र जारी किया, जिसमें हमने कहा कि 4 धाम, 1000 से ज्यादा काम, और जिसमें 4 पुष्प आपने उत्तराखंड के लोगों को निकाल करके अर्पित करने का काम किया। आज उत्तराखंड के गांव-गांव में एक नारा गूंज रहा है, जो हमारे सब भाई बहन बड़े उत्साह और उमंग से दोहरा रहे हैं, कह रहे हैं, लाओ लाओ कांग्रेस की सरकार, बनाओ बनाओ कांग्रेस की सरकार, गैस का सिलेंडर नहीं होगा 500 के पार। आज आपका ये उद्घोष परिवर्तन का उद्घोष बन गया है। और सत्यता तो यह है बहनों और भाइयों, इस समय उत्तराखंड में भाजपा बनाम उत्तराखंड की जनता संघर्ष है। इस समय जनता, उत्तराखंड के भाई बहन पिछले 5 साल में जो कुछ उन्होंने झेला है, जिस तरीके उनके आत्म स्वाभिमान को रौंदा गया है, जिस प्रकार से उनके विकास को रोका गया है, लोक कल्याण की योजनाओं को चुन चुन करके बंद किया गया है, हर घर में एक बेरोजगार को तड़पने के लिए छोड़ दिया गया है। कोरोना काल में कितने हमने अपने करीबी लोगों को खो दिया। कहां थी कोरोना काल में सरकार? देश में यदि हम प्रतिशतवार देखें
तो दूसरे नंबर पर सबसे ज्यादा मौतें उत्तराखंड में हुई। क्या हम इस तरीके के व्यवहार के पात्र थे? क्या सरकार को इस तरीके का व्यवहार करना चाहिए था? लोग देख रहे हैं, इस बात को समझ रहे हैं कि एक सिस्टमेटिक तरीके से जानबूझ करके वर्तमान सरकार ने स्वास्थ्य व्यवस्था को चौपट कर दिया है, शिक्षा व्यवस्था को ध्वस्त कर दिया है। आज महंगाई से पीड़ित उत्तराखंडी, हम उपभोक्ता राज्य हैं, हमको हर चीज ज्यादा महंगे दामों पे खरीदनी पड़ती है। कोई हमारे दर्द को तो समझे। आपने हमारा दर्द समझा, कांग्रेस ने आप सबका दर्द समझा, और इसीलिए जो हमारा घोषणा पत्र है वो उत्तराखंड के घावों पर लगे, जो उत्तराखंड के शरीर पर घाव लगे हैं उन पर मरहम का काम कर रहा है, मरहम का काम कर रहा है, आपके दर्द को कम करने का काम कर रहा है। हमने हर वर्ग के लिए, समाज का कोई हिस्सा नहीं है जिस हिस्से के लिए हमने कुछ न कुछ तजवीजें नहीं की हों, जिससे उनके अंदर हमने विश्वास पैदा करने का काम न किया हो। ये भाजपा के लोग आपके बीच में आकर के कह रहे हैं, मेरे ऊपर बड़े कृपालु हैं आजकल भाजपा वाले, उनके मुख्यमंत्रीगण एक एक करके आ करके कह रहे हैं हरदा, कह रहे हैं हारदा। अरे दिल, इन लोगों के दिल में पूछो, मैं हरदा हूं या हारदा हूं, या इनसे पूछ करके देखो। और भाजपा वालों, भाजपा के लोगों, ये हरीश रावत उस दिन नहीं हारा जिस दिन एक बड़ी त्रासदी ने हमारी उत्तराखंड को ध्वस्त कर दिया था, बर्बाद कर दिया था। हमने पुनर्निर्माण कर उत्तराखंड को खड़ा करने का काम किया। जिस दिन हमने 32,000 नौजवानों को सरकारी विभाग में काम देकर बेरोजगारी की वृद्धि दर को 1.5% में पहुंचाने का काम किया। मैं उस दिन हारदा नहीं था जिस दिन किसानों की आमदनी को बढ़ाने के लिए हमने गन्ने के बीज बदल का एक ऐसा बड़ा कार्यक्रम चलाया कि आज हमारे जो गन्ना किसान हैं वो सर्वाधिक मूल्य पाते हैं देश के अंदर अपने गन्ने का। हम उस दिन हारदा नहीं हुए जिस दिन हमने विकास की योजनाओं को गांव-गांव ले जा करके गांव-गांव को विकास के साथ जोड़ने का काम किया। हाँ भाजपा वालों, तुमने उत्तराखंड को हराने का काम किया है। आज 57,000 पद खाली पड़े हुए हैं। पिछले 5 साल से हमारे आर्मी के ट्रेडिशन है, सेना में भर्ती होना हमारी परंपरा है, गौरव है हमारा। हमारे वीर सैनिक ये कल्पना करते हैं कि मैंने जो बंदूक राइफल उठाई थी, जो तोप मैंने सजाई थी दुश्मन के लिए, उस पर मेरे बेटे का भी हाथ पड़ेगा। मगर पिछले 5-6 साल से उत्तराखंड में भर्ती नहीं हो रही है सेना। पिछले 5-6 साल से सीआरपीएफ, बीएसएफ की भर्ती नहीं हो रही है, पुलिस में भर्ती नहीं हो रही है। 57,000 पद खाली पड़े हुए हैं। 9,000 पद तुमने मृत घोषित कर दिए। तुम हमारे नौजवानों की आशा को मृत करना चाहते हो, मार देना चाहते हो। अरे ये हरीश रावत उस दिन तक नहीं हारेगा जिस दिन तक हमारा ये नौजवान नहीं जीत जाता, जिस दिन तक उत्तराखंड नहीं जीत जाता, जिस दिन उत्तराखंड की महिलाएं नहीं जीत जाती। इसीलिए हमने सौगंध उठाई है कि हम 5 साल के अंदर महिला उद्यमिता में उत्तराखंड को नंबर 1 राज्य के रूप में स्थापित करेंगे। महिला पौष्टिकता में भी हम नंबर 1 राज्य के रूप में स्थापित करने का काम करेंगे। हर हाथ को काम देंगे, जो हाथ खाली रह जाएगा उसको बेरोजगारी भत्ता देने का काम करेंगे। हमने कहा है हम गांव-गांव की तस्वीर बदलेंगे। पलायन को रोकने के लिए हमने दर्जनों कामों को पहले 2013, 14, 15, 16 में भी प्रारंभ किया था, उसको हम फिर से प्रारंभ करेंगे। फिर से एक कंटिन्यूएशन, एक लगातार निरंतरता बनाएंगे ताकि पलायन के दंश से उत्तराखंड को मुक्ति मिल सके। आप सबको एक काम करना है,
एक तो भाजपा के इस सवाल का जवाब देना है, क्या आप भी अपने दिल में मुझको हारदा समझते हैं या आप हरदा समझते हैं, इसका जवाब देना। और ये हरीश रावत आपसे कहना चाहता है कि हरीश रावत उत्तराखंड का विजयदा होगा। मैं यहाँ की उत्तराखंड की विजय के लिए काम करने का काम करूंगा। मैं इन्हीं शब्दों के साथ प्रियंका जी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और प्रियंका जी, आपके माध्यम से सोनिया जी तक, आदरणीय सोनिया जी तक ये संदेश पहुंचाना चाहता हूं कि उत्तराखंड के भाई बहनों ने जो परिवर्तन का मानस बना लिया है, ये उत्तराखंड को सोनिया गांधी जी को देना चाहते हैं। सोनिया गांधी का सिपाही उत्तराखंड का मुख्यमंत्री हो, ये उत्तराखंड के लोगों का, भाई बहनों का निश्चय है। ये निश्चय सोनिया जी तक पहुंचा दीजिएगा। मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड, जय उत्तराखंड। बहुत बहुत धन्यवाद सम्मानित आदरणीय हरीश रावत जी। मैं 1 मिनट में सूक्ष्म में अपनी बात रखना चाहता हूं। प्रियंका जी, मेरी माता जी की स्वर्गवास के बाद मैं आपको बता सकता हूं कि हमारे जितने यहाँ हल्द्वानी वासी हैं, क्षेत्रवासी हैं, और पूरे प्रदेश में उनके जो लाखों चाहने वाले, उनके बीच में एक मायूसी सी छा गई थी। ऐसे कठिन समय पर ये जितनी मेरी माताएं बहनें हैं, मेरे नौजवान साथी, बुजुर्गों का जो साथ मेरे को मिला वो तो था ही था मेरे साथ, लेकिन आपने और सोनिया जी ने और राहुल जी ने जो मुझे आशीर्वाद दिया, एक माँ जब नहीं रहती है और राजनीतिक परिवार होता है, आप समझ सकते हैं, आपने जो मेरा साथ दिया उसके लिए मैं आजीवन, मैं ही नहीं, ये सारे जितने हमारे हल्द्वानी वासी हैं, आपने आशीर्वाद जो मुझे दिया, ये जो टिकट दिया है, जिम्मेदारी दी है, इसको मैं जीवन भर कैसे चुका पाऊंगा, ये ऋण मैं नहीं समझ पाता। मैं आपका कोटि कोटि नमन और प्रणाम करता हूं, आपको धन्यवाद देता हूं। अब आपके सामने मृदभाषी, सरल, सहज एवं सदैव सजग, जन जन की नेता, हम सब की दुलारी, इस देश की बेटी, इस देश की नेता आदरणीय प्रियंका गांधी जी को मैं आमंत्रित करता हूं कि वो आपके बीच में आए और अपने दिल की आवाज आप तक पहुंचाए। प्रियंका गांधी जिंदाबाद। मेरी प्यारी बहनों, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत इस सभा में। आप बहुत समय से मेरा इंतजार कर रही हैं, धूप भी है आज, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे भाइयों, आपका भी स्वागत। श्री हरीश रावत जी, जिनके विवेक और अनुभव से मैं रोज रोज कुछ ना कुछ सीखती हूँ, उनका यहाँ इस सभा में बहुत बहुत स्वागत। श्री यशपाल आर्या जी, श्री देवेंद्र यादव जी, श्री सुमित हृदेश जी, श्री महेश शर्मा जी, दीपिका पांडे जी, सतीश नैनवाल जी, राहुल चिनवाल जी, सरिता जी, अन्य कांग्रेस पार्टी के नेता जो मंच पे बैठे हैं, जो कार्यकर्तागण यहाँ आए हैं, और सरिता जी, और लड़की हूं लड़ सकती हूं नारे का प्रतीक श्रीमती लीला जी, आपका भी इस सभा में बहुत बहुत स्वागत। आपसे मिलके बहुत गर्व हुआ। पता चला कि मेरी उत्तराखंडी बहनें कितनी मजबूत हैं, कितनी निडर हैं। शेर से जिसने सामना किया है, वो जीवन के सारे संघर्षों से शक्ति से सामना करेगी। तो देखिए, रावत जी ने इंदिरा जी के बारे में बात की, मेरी दादी जी के बारे में। मेरी दादी जी का उत्तराखंड के साथ एक बहुत गहरा रिश्ता था। मैं छोटी थी तो कई बार देहरादून लाई थी मुझे आनंदमयी माँ के आश्रम में आनंदमयी माँ जी से मिलने। हमेशा समझाती थी कि यहाँ की जो प्रकृति है, यहाँ के जो सुंदर हिमालय की पहाड़ हैं,
इनका क्या मायना है, किस तरह से इनको बचा के रखना है, किस तरह से जो यहाँ के लोग हैं, यहाँ पे जीते हैं, क्या उनके संघर्ष है। वे हमेशा अपने हृदय में आपका विकास रखती थी। इसी तरह से आपको यहाँ हल्द्वानी में अपनी ही इंदिरा जी मिली, इंदिरा हृदेश जी। उन्होंने भी दिन रात आपके लिए काम किया। मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि अभी मैं यहाँ उत्तराखंड के मुख्यमंत्री जी की विधानसभा से आई हूँ, खटीमा से, और मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि यहाँ की सड़कें, यहाँ का विकास कहीं बढ़कर है वहां से। जबकि आपकी जो विधायक रही कई सालों से, वे विपक्ष की नेता थी। उन्होंने पूरी कोशिश की कि जहां जहां भी आपका विकास हो पाए, आप आगे बढ़ पाए, उसके लिए वो प्रयास करें। दिन रात मेहनत की आपके लिए, इसीलिए आप भी उनको अपने हृदय में रखते हैं। आज उन्हीं के बेटे यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं। हमें गर्व है कि उनमें भी वही आदर्श है, वही चाहत है आपके लिए दिन रात काम करने की, जो उनकी माताजी के हृदय में थी। अब देखिए, मैं यहाँ आपके सामने इसलिए आई हूँ कि चुनाव के बारे में कुछ बातें मैं आपसे करूं। चुनाव आ गया है, आपने देखा है कि बहुत सारे ऐसे मंच लगे हैं, बहुत सारी मीटिंग होती हैं, बहुत सारे बड़े बड़े नेता आते हैं, यहाँ बड़ी बड़ी घोषणाएं करते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं। लेकिन आपकी एक असलियत है, उस असलियत को कोई नेता नहीं जानता। उस असलियत को आप सबसे अच्छी तरह जानते हैं। उस असलियत का एहसास आपको है। जिन परिस्थितियों में आप जी रहे हैं, वो आपसे बढ़कर कोई नहीं जानता है। मेरी बहनें जानती हैं कि कितना संघर्ष करना पड़ रहा है। मेरी बहनें जानती हैं कि समाज का सारा बोझ, महंगाई का बोझ, बेरोजगारी का बोझ, जो किसानों की समस्याएं हैं उनका बोझ कौन उठाता है। मेरी बहनें उठाती हैं। दिन रात खेती में काम करती हैं, घर आकर गृहस्थ हैं तो घर भी संभालती हैं, बच्चों की परवरिश को देखती हैं, अपने पति के साथ मेहनत करके अपने बच्चों की शिक्षा के लिए पैसे इकट्ठा करती हैं, चाहती हैं कि अपने बच्चों का भविष्य मजबूत बने, उज्जवल बने। इसी तरह से जो मेरे किसान भाई हैं, वो खुद जानते हैं कि पिछले 5 सालों में क्या क्या संघर्ष देखे हैं। यहाँ उत्तर प्रदेश से लगा इलाका है, सामने आगे उत्तर प्रदेश है। वहाँ के किसानों ने, यहाँ के किसानों ने, हरियाणा के किसानों ने, पंजाब के किसानों ने आंदोलन क्यों किया, इतना संघर्ष क्यों किया, 1 साल के लिए इतने किसान शहीद क्यों हुए, अटल क्यों रहे, अडिग क्यों रहे? क्योंकि वो जानते थे कि इस सरकार की नीतियां क्या हैं। वो समझते थे कि जिन परिस्थितियों से आज गुजर रहे हैं, उनसे कई ज्यादा मुश्किल परिस्थितियां आने वाली हैं अगर ये किसान कानून लागू हुए। वो जानते थे कि इस सरकार की नीयत क्या है। इसी तरह से यहाँ के नौजवान, हाथ उठाइए, कितने नौजवान हैं यहाँ? अच्छा, हाथ नीचे करिए। अब मुझे बताइए कि आप में से कितने ऐसे नौजवान हैं जिनको पिछले 5 सालों में सरकारी नौकरी मिली है? मिली है? सुनाई नहीं दे रहा? नहीं मिली ना? एक भी ऐसा नौजवान है जो इस पूरे हजारों लोगों के बीच में से खड़ा होकर मुझे बता सकता है? एक भी ऐसा नौजवान है जिसे रोजगार मिला? नहीं मिला ना? क्यों नहीं मिला? क्या सरकार में खाली पद नहीं है? क्या कहा रावत जी ने अभी? हजारों खाली पद है, हजारों बेरोजगार नवयुवक हैं। तो बताइए पद खाली क्यों है? 5 सालों में आपकी सरकार थी, आपने एक भी पद नहीं भरा, आपने एक भी रोजगार नहीं दिलवाया।
यहाँ पहाड़ हैं, नदियां हैं, इतनी सुंदर प्राकृतिक सौंदर्य इतना है, पर्यटन के इतने मौके हैं। कैसे मौके बनाए आपने रोजगार के लिए? कोई बताता है? कोई नहीं बताएगा आपको। भाजपा का एक एक नेता ऐसे मंच पर आकर नहीं घोषणाएं करेगा। ये बताएगा कि कितने रोजगार नए बनाएंगे 5 सालों में। ये कभी नहीं कहेंगे कि कितने बनाए, क्योंकि कह नहीं सकते, क्योंकि बनाए नहीं। चाहे किसानों के लिए उन्होंने जो किया उससे आपकी मुश्किलें बढ़ी, बेरोजगारी बढ़ी। आप सोच सकते हैं, मुझे ताज्जुब होता है कि उत्तराखंड में बेरोजगारी पूरे देश में सबसे ज्यादा उत्तराखंड में है। अरे उत्तराखंड में इतना हुनर है, तमाम उत्तराखंडी नवयुवक, महिला, पुरुष दिल्ली में काम करते हैं। मैं देखती हूँ कितना हुनर है उनमें। पलायन क्यों हो रहा है? यहाँ के गांव खाली खाली क्यों पड़े हैं? आपको बाहर जाके रोजगार क्यों ढूंढना पड़ रहा है? क्योंकि आपकी सरकार आपको रोजगार का मौका यहाँ अपने प्रदेश में नहीं देती। तो आप किसानों को देखिए, नौजवानों को देखिए, महिलाओं को देखिए, सब की संकटें बढ़ रही हैं। 5 सालों में किसी का संघर्ष कम नहीं हुआ। महंगाई की बात करते हैं, आपको कैसे कैसे घोषणाएं की थी चुनाव से पहले कि कैसे महंगाई नीचे आएगी, कम होगी। आज क्या परिस्थिति है आप बताइए? आपको एक गैस सिलेंडर के लिए कितना देना पड़ता है? यहाँ तो फिर भी 1000 रुपए में आपको मिल जाएगा। पहाड़ों में जाके देखिए, जब तक ट्रांसपोर्ट होता है तो 2000 रुपए में नहीं मिल रहा है। पेट्रोल डीजल के दाम, हर चीज के दाम बढ़ गए हैं। सिर्फ गेहूं और गन्ना और धान का दाम नहीं बढ़ा, वो दाम आपको नहीं मिलेगा। तो सरकार कर क्या रही है? यहाँ प्रदेश की सरकार, केंद्र की सरकार, दोनों सरकारें हैं। डबल इंजन बताया था आपको, डबल इंजन की सरकार है। बड़ी तेजी से, बहुत रफ्तार से विकास आएगा। क्या आया? क्या आया? कुछ नहीं आया। जबकि सब कुछ आ सकता था। तो गड़बड़ है ना कुछ? क्या गड़बड़ है? गड़बड़ ये है कि सरकार की नीयत खोटी है। सरकार की नीतियां इस प्रदेश के वासियों के लिए नहीं बन रही हैं। अगर सरकार की नीतियां आपके लिए बनती तो इतने मौके बनते पर्यटन के लिए, आपके व्यापार के लिए इतने मौके बनते, इतने रोजगार बनते, खाली पद भरे जाते। लेकिन नियत ही नहीं थी ना। नियत क्या थी और क्या है? नियत यही है कि जो बड़े बड़े उद्योगपति हैं, चाहे वो प्रधानमंत्री जी के मित्र हो, चाहे मुख्यमंत्री जी के मित्र हो, बड़े बड़े उद्योगपतियों के लिए, अमीरों के लिए चल रही हैं ये सरकारें। इन सरकारों में गरीबों की कोई सुनवाई नहीं है, किसानों की कोई सुनवाई नहीं है। इसीलिए महंगाई बढ़ती चली जा रही है। इसीलिए आप रोजी रोटी कमा नहीं पा रहे हैं, लेकिन उनके उद्योगपति मित्र हर रोज हजारों करोड़ रुपए कमा रहे हैं। किसान कानून क्या थे आखिर? किसान कानून यही थे कि मेहनत करेगा किसान, खून बहाएगा किसान, पसीना बहाएगा किसान, फायदा होगा उद्योगपतियों का, किसान का फायदा नहीं होगा। तो ये सरकार ऐसी है जिनकी नीयत खोटी है। अगर इनकी नीयत साफ होती तो चुनाव के समय आपको बताते कि हमने ऐसे ऐसे काम किया आपके लिए, हम ऐसा ऐसा करना चाहते हैं। ये नहीं होता कि चुनाव के समय फिजूल के मुद्दे उठाते, जिससे आपके जज्बात उगलते, जिसका इस्तेमाल वो करते हैं। जब आपके सामने आके सांप्रदायिक बातें करते हैं, जातिवाद की बातें करते हैं, तो समझ लीजिए आप में बहुत विवेक है, हमसे ज्यादा विवेक आप में है। समझ लीजिए क्या हो रहा है। आंख बंद करके वोट मत दीजिए। समझ लीजिए कि जो नेता ऐसा कर रहा है, जो राजनीतिक दल ऐसा कर रही है, वो सिर्फ और सिर्फ अपने विकास के बारे में सोच रही है। वो नेता ये सोच रहा है कि मैं सत्ता में कैसे रहूंगा,
मैं लोगों के जज्बातों का इस्तेमाल करूंगा और मैं सत्ता में रहूंगा। यही हो रहा है आपके साथ। अब जागरूक होने का समय आ गया है। ये समय आ गया है कि आप समझें कि आपको अभी एक ऐसी सरकार की जरूरत है जो आपके लिए काम करे, आपके बच्चों का भविष्य मजबूत बनाए, जो घोषणाएं ऐसी करे जो रख पाए, जिसका अनुभव है, सरकार चलाने का अनुभव है। कैसी सरकार है ये? 5 सालों में 3-3 मुख्यमंत्री, 4-4 मुख्यमंत्री बदलते हैं। कैसी सरकार है? सरकार चलाने का अनुभव ही नहीं है, इसीलिए बार बार बदलाव ला रहे हैं। तो कांग्रेस पार्टी क्या कह रही है? कांग्रेस पार्टी कह रही है हम आपके लिए काम करना चाहते हैं, आपकी सेवा के लिए हम प्रतिबद्ध हैं, हम यहाँ का विकास करना चाहते हैं कि किसानों को गेहूं धान का सही दाम मिलना चाहिए। हम कह रहे हैं कि यहाँ की महिलाओं का विकास होना चाहिए। हमारा जो घोषणा पत्र है इसमें हमने कई चीजें लिखवाई हैं। ये हमने खोखले वादे नहीं लिखे हैं, हमने वही लिखा है जो हम कर सकते हैं। इसमें सबसे पहली बात क्या है कि हम आपकी प्रकृति और आपकी परंपराओं की रक्षा करेंगे। 4 लाख रोजगार दिलवाएंगे। कैसे दिलवाएंगे? जो खाली पद है सबसे पहले उनको भरेंगे। फिर हम एक पर्यटन पुलिस बनाएंगे जो जिसमें खास नए रोजगार बनेंगे। फिर हम आपको मदद करेंगे, आपकी सहायता करेंगे कि आप छोटे छोटे यूनिट, छोटे छोटे रोजगार आप शुरू करना चाहते हैं, उसके लिए हम आपको सपोर्ट करेंगे। जिस तरह से सरकार ने छोटे व्यापारियों को, दुकानदारों को इतनी मुश्किल में डाल दिया है, पहले नोटबंदी, फिर जीएसटी, फिर लॉकडाउन, बगैर किसी मदद के, हम जानते हैं, समझते हैं। हम कह रहे हैं कि हम आपकी मदद करेंगे। आपने देखा कि कोरोना में क्या हुआ, झूठ पे झूठ बोला गया, यहाँ तक कि जो टेस्टिंग है उसके बारे में झूठ बोला गया, आपको स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं मिली, कितनी बुरी संकट आई, सरकार ने आपकी मदद नहीं की। इसलिए हम चाहते हैं कि गांव-गांव में स्वास्थ्य की सुविधाएं पहुंचे। इसके लिए हम ड्रोन का इस्तेमाल करेंगे, नई नई तकनीक का इस्तेमाल करेंगे, ताकि गांव-गांव में ही स्वास्थ्य सुविधाएं, दवाइयां, सब कुछ मिले और आपको संघर्ष नहीं करना पड़े कहीं पहुंचने के लिए जब आप बीमार हों। गैस के सिलेंडर की मैंने बात की थी। हम आपको कह रहे हैं, ये प्रतिज्ञा कर रहे हैं कि गैस के सिलेंडर का दाम हम 500 रुपए पर सिलेंडर से ज्यादा अधिक हम होने नहीं देंगे। हम उसको सब्सिडाइज करेंगे, जो जब बढ़ेगा उसको सब्सिडाइज करेंगे। देखिए, पिछले सालों में बहुत संघर्ष करना पड़ा है पब्लिक को, इसीलिए जिन परिवारों को सबसे ज्यादा संकट हुआ, जो सबसे गरीब है, सबसे पिछड़े हैं, उन 5 लाख परिवारों के लिए हमने ये तय किया है कि सालाना 40,000 रुपए उनको सरकार देगी। मेरी बहनें, आपके लिए पुलिस विभाग में 40% पद आरक्षित किए जाएंगे। सरकारी बसों में आपकी यात्रा फ्री में होगी। आपके प्रदेश ने हमेशा इस देश के लिए अपनी जान दी। आपके यहाँ के बहुत लोग, बहुत सैनिकों ने हमारी सुरक्षा की, देश की सुरक्षा की, बहुत शहीद भी हुए। पूर्व सैनिकों के लिए, उनके आदर के लिए हम एक पूर्व सैनिक कल्याण बोर्ड का गठन करेंगे। इसके साथ साथ उनके कल्याण के कार्यक्रम, उनके बच्चों की शिक्षा, उनके पेंशन, उनके निकास के लिए योजनाएं बनाई जाएंगी। इस तरह से हम आपके प्रदेश का विकास करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि आपका भविष्य मजबूत बने। जो यहाँ के प्रत्याशी हैं, सुमित हृदेश जी, महेश शर्मा जी, आ जाइए, महेश शर्मा जी, यशपाल आर्या जी, हरीश रावत जी, जो यहाँ की सारी विधानसभाओं के प्रत्याशी हैं, इन्हें आप अच्छी तरह से जानते हैं। ये सब आप ही के लोग हैं और सब आपके लिए संघर्ष इन्होंने किया है
और करते रहेंगे। इनको एक बार फिर मौका दीजिए, आपके प्रदेश को मजबूत बनाएं, आपके भविष्य को मजबूत बनाएं। जय हिंद, जय उत्तराखंड, जय हिंद, जय उत्तराखंड। धन्यवाद, धन्यवाद।